बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज का टॉपिक है जो हम लोग देखेंगे लॉसली एंड या लूजी ज्वाइन डिकम्पोजिशन। ठीक है, lossless versus lossy joint decomposition. Whenever we normalize the table means we need to decompose the table. जब भी हम टेबल को नॉर्मलाइज करते हैं या फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर उससे लेके जाते हैं तो फिर इसमें मुझे डिकम्पोज करना पड़ता है टेबल को। जब भी हम टेबल को डिकम्पोज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द EF कोड देयर आर 2 रूल्स विच वी हैव टू फॉलो. दीज रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट रूल इज दिस, लॉसलेस वर्सेस कंपोजिशन जो है कि जब भी हम डिकम्पोज करते हैं टेबल को हमेशा है वो लॉसलेस होना चाहिए. एंड सेकेंड वन इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन. इस वीडियो में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे लॉसलेस वर्सेस लॉसलिटी डिकम्पोजिशन. तो सबसे पहले हम देखते हैं तो हमें इसको जो है टेबल को डिकम्पोज करते हैं, उसके बाद हमें इसको ज्वाइन करना पड़ता है. टेबल को क्यों करना पड़ता है वो देखते हैं. इसके लिए हम ज्वाइन जो है वो लॉसलेस है या लॉसी आ रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले जो हम देखते हैं टेबल, देयर इज़ अ रिलेशन आर. ठीक है, there is a relation r. in r there is a values over there. we have to normalize the table. हमें normalize करने के लिए we have already discussed कि we need to decompose the table. अगर इस टेबल को हम डिकम्पोज करें, इस टेबल को मैं दो डिकम्पोजिशन में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, R1 और R2. ठीक है, R1 टेबल और R2 टेबल में दो सब टेबल्स में जो है डिवाइड कर रहे हैं. R1 में मैं एट्रीब्यूट्स रख रही हूँ AB और R2 में रख रही हूँ BC. ठीक है, अब इफ़ R1 विल बी AB तो R1 जो है कैसे दिखेगा वो मैं दिखा देती हूँ आपको. तो यहाँ पे ये रिलेशन 1 है तो यहाँ पे सिर्फ A एंड B आ जाएगा और वैल्यूज़ जो है एज इट इज़ आ जाएंगी. R2 ये है हमारा और R2 में भी BC वैल्यूज़ जो है वो आप लिख सकते हो. जब भी हम लोग जो डिकम्पोजिशन का हम डिवाइड करते हैं, डिकम्पोजिशन का एक रूल है कि जब भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं दोनों टेबल्स के बीच में कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स होने चाहिए. एटलीस्ट वन कॉमन एट्रीब्यूट जो है वो होना चाहिए. यहाँ पे मैंने B को कॉमन रखा है. क्यों कॉमन रखते हैं? जब भी हम नेक्स्ट टाइम पे जो फ्यूचर में क्यूरीज आती हैं और उन क्यूरीज को हम लोग इन दोनों टेबल्स को दोबारा ज्वाइन करना पड़ता है तो इस कॉमन एट्रीब्यूट की बेस पे ज्वाइन करते हैं. अगर इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो फिर वो जो है इसको ज्वाइन नहीं कर सकते. तो यहाँ पे इस दोनों टेबल्स में कोई रिलेशन नहीं है तो फिर ऐसी क्यूरी आएगी नहीं कि हमें इन दोनों को ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़े. तो यहाँ पे कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है? जब एक टेबल दूसरा टेबल आपस में रिलेट कर रहे होते हैं और उस रिलेशन को दिखाने के लिए एटलीस्ट वन कॉमन एट्रीब्यूट यहाँ पे होना चाहिए. और यहाँ पे मैंने कॉमन एट्रीब्यूट रखा है B. अब B एक से ज़्यादा भी रख सकते, मतलब एटलीस्ट 1 होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे मैंने B को कॉमन रखा है और सिंपली बेस टेबल को डिवाइड कर दिया A और B के अंदर और B और C को रखा. ठीक है, और वैल्यूज़ को एज इट इज़ कर दिया. अब आपने जो है टेबल जो है डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो यहाँ पे R1 और R2 एग्जिस्ट कर. अब हमने क्या करना है, देयर इज़ अ क्यूरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ. अब एक क्यूरी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ C. अब यहाँ पे देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ C इफ़ द वैल्यू ऑफ A1 इज इक्वल टू 1. आपने जो है अगर आपने A की वैल्यू 1 है उसकी आपके जो है कॉरस्पॉन्डिंग C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर आप ध्यान से देखें तो A एट्रीब्यूट R1 टेबल में है एंड C एट्रीब्यूट R2 टेबल में है. तो अगर ये दोनों अलग अलग टेबल हैं तो आप इस क्यूरी का जो है आंसर डायरेक्टली नहीं दे सकते. तो इस क्यूरी को जो है आंसर करने के लिए हमें वी नीड टू ज्वाइन दैट टेबल्स. ठीक है, मुझे इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा. ज्वाइन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द डेटाबेस. ज्वाइन जो है बेसिकली क्या है कि हम इन दोनों टेबल्स को एक तरह से मर्ज कर रहे हैं. अब इसको हम कह सकते हैं कि हाउ टू राइट अ क्यूरी. फॉर दैट सबसे पहले हम क्यूरी देखते हैं. क्यूरी देखो, सिलेक्ट R2. ठीक है, R2 but we need to select find the value of C
इफ द वैल्यू ऑफ ए इज 1, ठीक है। फाइंड ऑफ वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू कहाँ पे है, R2 में। तो सिलेक्ट R2, ठीक है, ये सिलेक्ट R2 डॉट सी, यहाँ पे डॉट आएगा, ठीक है, डॉट कॉलम नेम और टेबल, ठीक है, टेबल नेम डॉट कॉलम नेम फ्रॉम R2। ये क्यूरी लिख रहे हैं हम लोग, ये अभी हम जब ज्वाइन देखेंगे तब भी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी कि आपने जो है ज्वाइन में क्यूरी, नेचुरल ज्वाइन या फिर आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन कैसे बनाना है। अभी फिलहाल इस टेबल को ज्वाइन करने के लिए ये एक सिंपल सी क्यूरी लिखी हुई है, ठीक है, फ्रॉम R2। अब यहाँ पे कौन सा ज्वाइन यूज़ करेंगे, हम नेचुरल ज्वाइन, ठीक है। हम टाइप्स ऑफ ज्वाइन आगे पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ ज्वाइन क्या होते हैं, तो हम उसके में सिर्फ नेचुरल ज्वाइन को हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मैं नेचुरल ज्वाइन यहाँ पे इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सिलेक्ट R2 डॉट सी फ्रॉम R2 नेचुरल ज्वाइन R1, ठीक है, R1 वेयर R1 डॉट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे भी डॉट आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी जो है A1 जो है R1 के अंदर A की वैल्यू है 1 होनी चाहिए, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे R2 के अंदर C की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है नेचुरल ज्वाइन, ठीक है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन, नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन में एक्चुअली क्या है, ज्वाइन डेटाबेस में क्या होता है कि दो टेबल्स को हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, और इन दोनों टेबल्स को मुझे एक क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, फर्स्ट रो ऑफ द टेबल विल बी मल्टीप्लाई ऑफ, मेरे पास इस टेबल में x नंबर ऑफ रोज हैं, तो इस टेबल में y नंबर ऑफ रोज हैं, तो मुझे पास टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल जो है क्रॉस प्रोडक्ट वो क्या होगा, x इंटू वाई। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट रो को तीनों रोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यू जस्ट नीड टू फॉलो दिस। लेट्स R1 में मेरे पास A एंड B दो एट्रीब्यूट्स हैं, और R2 में मेरे पास B और C दो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। अब R2 में क्या है, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2, 1 2 क्या होगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा सबके साथ, 2 1, ठीक है। यहाँ पे 1 2 2 और 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और 2 हो जाएगा, और यहाँ से 1 2 को आप कॉपी कर लोगे, ठीक है। द सेकेंड रो को हमने सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 2 2 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 2 2 3 2। अब इसको ऊपर से कॉपी कर लेंगे, 2 2। अब थर्ड रो को देखना है, 3 3 को हम 3 3 ऐसे लिखेंगे यहाँ पे भी, क्योंकि नीचे वाले से हमने मल्टीप्लाई करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम ऑल 3 रोज से, ठीक है, 2 1, ठीक है, 3 3 2 2 3 3 3 2। तो जैसा हमने डिस्कस किया है कि R1 के अंदर x नंबर ऑफ रोज हैं और R2 में जो है y नंबर ऑफ रोज हैं, तो x इंटू वाई आएगा, ठीक है। अगर 3 रोज इसमें हैं तो 3 रोज इसमें है, 3 रोज इसमें है, तो टोटल हो जाएगी 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 9 आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये नेचुरल ज्वाइन हम इस तरह करते हैं, ठीक है। हमने वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने ये नहीं करने बैठ जाना कि वैल्यूज़, अब यहाँ पे 1 था तो हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं करना, आपने रोज़ को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 लिखा मैंने, उसके बाद 2 1 लिखा है, ठीक है। फिर मैंने लिखा है 1 2 और 2 2, देन उसके बाद मैंने लिखा है इसमें 1 2, उसके बाद मैंने 3 2 लिख दिया, ठीक हो गया। ये दोबारा समझा रही हूँ, ये एक सेट पूरा हो गया। अब ये 2 2 है, ठीक है, ये 2 और ये 2। अब ये 2 2 लिख लिया, मुझे जितनी टाइम्स इस 2 2 को मल्टीप्लाई करना है मैं उतनी टाइम्स लिख लूँगी। मुझे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मैंने 3 टाइम्स लिख लिया, और एग्जैक्टली सेम रोज़ मैंने यहाँ पे लिख ली है। देखो 2 1 यहाँ से आया, फिर 2 2 यहाँ से आया, फिर 3 2 यहाँ से आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 3 3 को मैंने करना है, ये देखो ये 3 3 है, तो ये देख लो, फिर
2 1 आ गया, 2 2 आ गया और 3 2 आ गया। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि ये वैल्यूज़ कैसे आई हैं। काउंट कर लो, टोटल 9 रोज़ हैं। तो यानी हमने क्या डिस्कस किया कि ज्वाइन एक्चुअली क्या है। ज्वाइन एक्चुअली है जो ज्वाइन इज़ एक्चुअली अ क्रॉस प्रोडक्ट, या मैं लिख देती हूँ। तो जो हमारे पास ज्वाइन क्या है, जॉइन क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट प्लस सम कंडीशन, ठीक है, सम कंडीशन। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, हमेशा जो है नेचुरल ज्वाइन जो है इक्विवेलेंस चेक करता है कॉमन एट्रीब्यूट्स की। मींस दो टेबल्स के अंदर जो कॉमन एट्रीब्यूट है कहाँ कहाँ पे उनकी वैल्यूज़ आपस में इक्वल है। दो टेबल्स के अंदर आपकी जो है जो भी कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी कॉमन जो जैसे यहाँ पे बी कॉमन है, जहाँ जहाँ पे बी इस टेबल में आएगा बराबर आएगा, ये उस रो को पिक करेगा और बाकी रोज को जो है रिजेक्ट कर देगा। तो आप यहाँ पे देखो, आपके पास R1 की रो है ये वाली, ठीक है, और ये R2 की है। तो अब यहाँ पे देख लो फर्स्ट R1 डॉट बी, ठीक है, यहाँ पे देखो ये और ये जो है ये बोथ आर इक्वल। ये देखो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसमें जो है सिलेक्ट कर देगा और ठीक है इसको सिलेक्ट करेगा, अदरवाइज रिजेक्ट करेगा। तो यहाँ पे भी इन दोनों की वैल्यूज़ जो है वो बराबर है, इसको भी सिलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे देखो b की वैल्यू और 3 की वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है, देयर आर नो इक्वल। तो इस नेचुरल ज्वाइन इस रो को जो है निगलेक्ट कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। नाउ 2 2 ये देखो अगेन इक्वल, तो ये सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है, 2 2 ये भी इक्वल, तो दिस रो विल बी सिलेक्ट। 2 3 तो ये रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है, ये वाली, तो दे आर अनइक्वल, तो इसको रिजेक्ट कर देगा। 3 2 ये भी अनइक्वल है, रिजेक्टेड। 2 2 ये सिलेक्ट हो जाएगी, ओह सॉरी यहाँ पे 3 3 है, ठीक है, 3 2 है तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद 3 3 ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कितनी नंबर ऑफ रोज जो है वो सिलेक्ट हुई हैं, ये देख लो यहाँ से 2 3 4 5, ठीक है। अब ये कॉमन एट्रीब्यूट था बी, अगर इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देती हूँ तो ज्वाइन करने के बाद बी को 2 बार लिखने के बजाय आप एक दफ़ा लिख सकते हो, बिकॉज जो है और उसने ऑलरेडी बी की वो वैल्यूज़ जो है सिलेक्ट की जहाँ पे 2 वैल्यूज जो है वो सेम है। तो 2 बार आपको बी लिखने के बजाय आप इसको टेबल को मर्ज करके एक बार ही लिख सकते हो। कैसे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो मैंने एक टेबल और इसमें से क्रिएट किया है, तो इसको हम लिख देंगे इसको R डैश, ठीक है, ये टेबल को हम दे देंगे R डैश, और यहाँ पे वही वैल्यूज़ मैंने इंसर्ट किए जो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट की। देखो 1 2 2 1, ये देखो 1 2 1, ठीक है, 2 2 इसलिए नहीं लिखा, बी को हमने एक दफ़ा लिखा है, 1 2 2, फिर उसके बाद 2 2 1, फिर 2 2 2, और देन उसके बाद 3 3 2, यहाँ से लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट R, ये देखो R2 डॉट, ठीक है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो अब ए की वैल्यू 1 है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट पे, ठीक है। अब सी की वैल्यू यहाँ पे 1 ही है, 2 भी है, ठीक है, देखो सी ए की वैल्यू 1 के लिए यहाँ पे सी की वैल्यू 2 आ रही है, 1 और 2। और अगर आप यहाँ पे ओरिजिनल टेबल को कंपेयर करो तो यहाँ पे इस टेबल को हमने 2 टेबल्स में डिवाइड करके दोबारा ज्वाइन किया है, तो यानी हमने ओरिजिनल टेबल ही है जो कि हमारे पास पहले था उसी को हमने दोबारा ज्वाइन कर दिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ओरिजिनल टेबल में कितनी दफ़ा टपल्स है, 3 टपल्स हैं, लेकिन हमने ज्वाइन करके इसको बाद में देखा हमारे कितने टपल्स आ गए, 5 टपल्स आ गए। तो इट इज़ नॉट लाइक अ मैजिक, इट्स एक्चुअली अ फ्लॉ, ठीक है, इसको हम कहते हैं लॉसली डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे ओरिजिनल टेबल में 3 रोज हैं, तो हमें इसको 3 ही रोज आनी चाहिए थी, लेकिन 5 आ रही हैं, तो फिर यहाँ पे इतना ज़्यादा ये डाटा वेरी कैसे हो सकता है, ठीक है। उसी की वजह से अगर हम यहाँ पे ओरिजिनल टेबल में देखें, अगर ओरिजिनल टेबल के मुझे आंसर देना हो इस क्यूरी का कि सी वैल्यू फाइंड आउट कर जहाँ पे वैल्यू 1 है, तो ए की वैल्यू 1 यहाँ पे है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे 1 है, मतलब आंसर शुड बी 1 ओनली। लेकिन अगर आप इस टेबल को देखो ज्वाइन करने के बाद आपने इस टेबल में को आंसर करोगे तो ए की वैल्यू 1 के लिए यहाँ पे सी की वैल्यूज 2 आ रही हैं, 1 और 2, विच इज़ द इनकन्सिस्टेंस,
मतलब आपके डेटाबेस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि ए के अकॉर्डिंग दो जो है यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, जबकि ओरिजिनल टेबल कह रहा है कि ए के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ही वैल्यू, तो यहाँ पे है, इसको कहते हैं लॉसी डिकम्पोजिशन। लॉसी क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा है, मेरे पास तो कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मेरा लॉस तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मेरे पास हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास तो ज़्यादा एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे लॉस तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन देखो यहाँ पे नंबर ऑफ़ टपल्स के फॉर्म में बात नहीं करें, हमारे नंबर ऑफ़ टपल्स जो 3 से 5 हमें नहीं करने हमें, ठीक है, हमें वैलिड चाहिए थे, ठीक है, वैलिड नहीं है, ठीक है। तो लॉसी बोल रहे इन टर्म्स ऑफ इनकन्सिस्टेंसी, डाटाबेस के अंदर यहाँ पे डुप्लीकेसी आ रही है, ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को हम बोल रहे हैं कि लॉसली डिकम्पोजिशन। तो अगर आप ध्यान से देखो ओरिजिनल टेबल में 1 1 to 1 2 to 2, ठीक है, दिस इज ऑल, यहाँ पे देखो 2 to 2 इज देयर, ठीक है, दिस वन ये, ठीक है, और उसके बाद 3 3 2 इज देयर, ठीक है, ये मतलब ओरिजिनल टेबल बोल रहा है कि यहाँ पे ये 3 होने चाहिए, ये 2 नहीं होने चाहिए, ये ओरिजिनल टेबल में नहीं थे, तो फिर ये एक्स्ट्रा जो है डाटा है, ये हमारे डेटाबेस में इनकन्सिस्टेंसी आ रही है, तो ये बहुत बड़ा फ्लो है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इन टपल्स को, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा टपल्स हैं, इनको हम कहते हैं स्प्यूरियस टपल्स, ठीक है, मतलब ये 2 टपल जो हैं एक्स्ट्रा जो हैं बने हैं, जिनकी वजह से डिकम्पोजिशन लॉसलेस नहीं है, लॉसी है, ठीक है। लॉसी किस टर्म में से, इनकन्सिस्टेंसी में, डाटाबेस में यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि इस वजह से जो है इसको हम लॉसी डिकम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। इन पूरे को समराइज करें क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है, हमने इस टेबल को 2 टेबल्स में डिवाइड किया, उसको ज्वाइन कर दिया, तो ऐसा क्या कर दिया कि यहाँ पे 3 से यहाँ पे 5 हो गए। तो अब यहाँ पे देखो, जब हमने टेबल को डिवाइड किया था R1 एंड R2 में, कॉमन एट्रीब्यूट क्या रखा, कॉमन एट्रीब्यूट रखा बी, ठीक है, क्या बी हमारे, तो क्या हम यहाँ पे किसी भी एट्रीब्यूट को एट्रीब्यूट रख सकते हैं, तो कॉमन रखने का भी एक क्राइटेरिया है, तो यस देयर इज़ अ क्राइटेरिया फॉर दैट। कॉमन रखने के लिए भी हमें यहाँ पे एक क्राइटेरिया देखना है, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, जस्ट नोट इट डाउन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Important thing is that common attribute should be candidate key और super key of entire R1 और R2 और both, ठीक है। आपने इस चीज़ को देख लेना है कि जो आप कॉमन एट्रीब्यूट रख रहे हो, या तो वो कैंडिडेट की होनी चाहिए या वो सुपर की होनी चाहिए, ठीक है, R1 में भी और R2 में भी और बोथ में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये गलती की, हमने यहाँ पे B को कॉमन रखा, बी की वैल्यू जो है 2 to 3 है, जो कि खुद ही डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो है कर रहा है, वो कैसे डेटाबेस को कंसिस्टेंसी लाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ए को देखो 1 2 3 है, यस दिस कैन बी दिस इज़ व्हाट कैंडिडेट की, तो दिस कैन बी द कॉमन एट्रीब्यूट बिटवीन 2 एट्रीब्यूट्स, इफ़ यू कैन चेक C1 to 2 तो नो इट इज़ ऑल्सो डुप्लीकेट AC, तो देयर इज बी में भी डुप्लीकेसी है, सी में भी है, तो आप बी में भी नहीं कॉमन रख सकते, ना आप सी को कॉमन रख सकते हो। आप प्रैक्टिस के लिए दोनों टेबल्स को जो है अंदर यहाँ पे सी को कॉमन रख सकते हो, तो आपको पता लग जाएगा। R1 के अंदर आप AC और R2 के अंदर BC को कॉमन रख के देख सकते हो, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें इसमें भी आपके पास जो है एक्स्ट्रा टपल्स आएंगे, ठीक है। तो व्हाट इज़ द फाइनल सोल्यूशन के दोनों टेबल्स में जो भी कॉमन जाएगा वो कैंडिडेट की होगा, जैसे हमने अभी बताया है यहाँ पे R1 में, तो यहाँ पे A आ रही है, कैंडिडेट की क्या होती है, विच इज़ यूनिक, तो यहाँ पे यूनिक कौन सी है, A, ठीक है, 1 2 3, तो भी यहाँ पे हम लिखेंगे, जब भी आप टेबल को डिकम्पोज करोगे तो यहाँ पे एक में रखना है AB और दूसरे में रखना है, ठीक है, AC। तो अगर आप इस वाले को फॉलो करते हो, कैंडिडेट की को आप कॉमन रख रहे हो दोनों में, तो डेफिनेटली यू विल नॉट क्रिएट अ स्प्यूरियस टपल, तो यू विल ट्राई फॉर, आप इसको अब ट्राई करोगे तो आप जब इसको दोबारा ज्वाइन करोगे तो दोबारा 3 टपल्स ही आएंगे, दिस इज कॉल्ड द लॉसलेस
join decomposition. ठीक है, you can note out the condition for that. The first condition for lossless join decomposition is this. तो जब हम लोग इसमें से ये वाले जो कंडीशंस को देखते हैं, ठीक है, तो उसके जो कंडीशंस देख लेते हैं. फर्स्ट कंडीशन फॉर द लॉसलेस कंडीशन, कि जब भी आप टेबल को जो है डिकम्पोज कर रहे हो, दो टेबल्स हैं, 3 में 4 में, तो जब भी आप उनको यूनियन लेते हो, जैसे R1 यूनियन R2 अगर लेते हो, तो डेट मस्ट बी इक्वल R. ठीक है, जो भी आपने R1 के अंदर एट्रीब्यूट लिखे हैं, R2 के अंदर जो एट्रीब्यूट्स लिखे हैं, वो अगर हम उनका जो यूनियन लेंगे तो जो ओरिजिनल टेबल के अंदर एट्रीब्यूट्स आएंगे वो सेम होंगे. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे AB लिया, AB यूनियन AC लिया, तो फिर यहाँ पे इट इज़ A, B एंड C. और अगर ओरिजिनल टेबल में आप लोग देखो, यहाँ पे मेरे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं, A, B एंड C. तो यानी this is equal to AB, this is equal to ABC. तो this is the first condition and the second condition is this. R2 जब भी हम ज्वाइन करते हैं टेबल को, तो में 3 में 4 में, तो यहाँ पे हमने दो जो है इनको डिवाइड किया, डिकम्पोज किया, तो इन दोनों के बीच में जो है, मैं अगर इंटरसेक्शन को चेक करूँ तो डैट मस्ट बी नॉट इक्वल टू 5. मतलब हमारे पास R1 के अंदर जो है AB है और R2 के अंदर AC है. अगर आप इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लोगे तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, A. ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 5. इसका मतलब क्या है, जब भी हम दो टेबल्स को डिकम्पोज करते हैं उसके बीच में जो एटलीस्ट 1 कॉमन एट्रीब्यूट होना ही चाहिए. एंड थर्ड, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस कंडीशन, जो भी आप टेबल में जब भी आप R1 या R2 में से कुछ भी लिखते हो, या तो वो R1 की कैंडिडेट की हो या वो R2 की कैंडिडेट की हो, या तो दोनों की कैंडिडेट की होना ज़रूरी है. तो इन रूल्स को फॉलो करोगे तो आप हमेशा लॉसलेस कंडीशन को ही जो है फुलफिल करोगे. तो दिस इज़ व्हाट द लॉसलेस वर्सेस लूजी कंडीशन. ठीक है, लूजी कंडीशन में ये चीज़ आती है कि हमारा जो टेबल है वो एग्जैक्ट अपनी फॉर्म जो है क्रिएट नहीं कर पाता. ठीक है, समझ आ गई होगी. थैंक यू सो मच.